हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है या करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लेके आता हूं डेली करंट अफेयर्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम 9 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है करंट अफेयर वो है, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट परी इंटेंडेड टू अपलिफ्ट कल्चरल आउटलुक ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के लिए जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट परी। परी मतलब क्या? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया टू ब्यूटीफाई न्यू दिल्ली। अब कैसे ब्यूटीफाई किया जाएगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे दिल्ली के जो बिल्डिंग्स हैं, अगर बिल्डिंग्स की बात करते हैं कि जैसे रोड हो गए, ठीक है, फ्लाईओवर्स हो गए, इनको डेकोरेट किया जाएगा। और डेकोरेशन का मतलब ये है कि इनको पेंटिंग्स के थ्रू और इसके अलावा स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें, इसमें लगभग 150 से ज़्यादा जो फेमस पेंटर्स हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ में स्किलफुल हैं वो लोग इन्वॉल्व होंगे। उसमें जो है कल्चरल प्रेजेंटेशन होगा। एक तरह से मैं कहूँ तो जो हमारे देश की वैल्यूएबल कल्चरल चीज़ें हैं, हेरिटेज वाली जो चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा उन पेंटिंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एक तरीका है दिल्ली को ब्यूटीफाई करने का। ये कहाँ हुआ? अभी ऑन द ओकेशन ऑफ फोर्थकमिंग 46th सेशन। 46th सेशन होने वाला है अभी, वो होगा आपका लगभग 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। ठीक है, और ये जो सेशन होगा ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होगी। और उसके साथ साथ एक यहाँ पे कल्चरल जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने परी जो प्रोजेक्ट है इसको भी अनाउंस किया है। ठीक है, सो न्यू दिल्ली विल होस्ट द 46th सेशन। ये कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली के अंदर। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 21, थोड़ा सा करेक्शन है, 21 से लेके 31 जुलाई के बीच में होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च प्रोजेक्ट परी। और ये जो परी प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? ललित कला एकेडमी इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा ललित कला एकेडमी जो है इंडियन एजुकेशन का ही एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्कॉलरशिप और भी जो आपके कोर्सेस होते हैं वो करवाए जाते हैं। प्लस दे आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह जो होते हैं, जो कॉन्क्लेव्स वगैरह होते हैं वो भी करवाते हैं रिलेटेड टू कल्चरल प्रोग्राम्स, आर्ट, फाइन आर्ट्स की बात करते हैं इसमें। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू इनहेंस दिल्लीज एस्थेटिक एंड कल्चरल आउटलुक बाय डिपिक्टिंग द कंट्रीज रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज इन आर्ट फॉर्म्स। प्रोजेक्ट परी विल ब्रिंग टुगेदर मोर देन 150 मैन। तो इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 150 से ज्यादा मैन एंड वुमेन, दे फोक एंड मॉडर्न आर्टिस्ट, ये सब मिलके ब्यूटीफाई करेंगे वेरियस प्लेसेस इन न्यू दिल्ली सच एज भारत मंडपम। जैसे कि भारत मंडपम जो है अपना प्रगति मैदान में, उसको भी ब्यूटीफाई किया जाएगा। रेलवे स्टेशन को ब्यूटीफाई किया जाएगा, रोड, अंडरपासेस, तो पब्लिक यूज वाली जो चीजें हैं उन सबको ब्यूटीफाई किया जाएगा। किस तरह से ब्यूटीफाई किया जाएगा वो भी देख लेते हैं कि जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को हम बोल सकते हैं क्या? इट इज अबाउट म्यूरल। ये हो जाता है आपका म्यूरल। ठीक है, कि मतलब पिक्चर जो है दीवार के ऊपर बनाई जाती है, बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर की तरह लगता है। देन स्कल्पचर भी बनाए जाएंगे एंड इंस्टॉलेशंस ऑन द आइडेंटिफाइड रोड्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ द कैपिटल। इस समय जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ललित कला एकेडमी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका 5 अगस्त 1954 में इनॉग्रेशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स जो है उसमें पर्टिकुलरली लोगों को स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग कोर्स वगैरह भी कराते हैं। और इससे रिलेटेड इस फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सेमिनार्स, एग्जीबिशन वगैरह, वो भी करवाते हैं। ललित कला एकेडमी इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर एंड इट हैज रीजनल सेंटर चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, गढ़ी, यहाँ पे इसके रीजनल सेंटर्स हैं। चेयरमैन कौन है इस समय ललित कला एकेडमी के? वी नागदास। ओके,
चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। इट इज अगेन इट्स अबाउट, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके और उससे रिलेटेड चीजें, और हर करंट अफेयर में मैं आपको जैसे इन्फॉर्म करता आया हूं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के ग्लोबल सिनेरियो में। मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक जिसको कह रहे हैं, और उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, कार्बन एमिशन की बात आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग की बात आ जाए, उन सबका इफेक्ट पड़ता है अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज जो है एक वाइडर टर्म है, उसी में इन्वॉल्व है ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो ये कॉन्क्लेव हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेके कि जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसको और किस तरीके से रिसाइकल किया जाता है प्रॉपर तरीके से। एज यू ऑल नो कि प्लास्टिक एक डिग्रेडेबल सब्सटेंस में नहीं आता है, बहुत टाइम लग जाता है और उसको डिकम्पोज नहीं होता है, जिसके कारण प्लास्टिक के कारण बहुत सारे मरीन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वो उसको कंज्यूम करके उनकी डेथ हो रही है, एंड उसके अलावा इन्वायरमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसको GCPRS कहा जाता है, वॉज हेल्ड एट भारत मंडपम इन प्रगति मैदान। अभी इसका नाम मैंने आपको बताया था वहां पे कि भारत मंडपम को कैसे सही किया जाएगा और उसी तरीके से मतलब और सुंदर बनाया जाएगा, तो ये वहीं पे मीटिंग हुई है, ठीक है। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं AIPMA, इन एसोसिएशन विद द केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इनके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल आपको दे दूंगा अभी। Conclave provided a platform for stakeholders including industry leaders, innovators, policy makers, environmental experts in the plastic industry to learn about the latest trends and innovation in the recycling of plastic and recycling and sustainable practices। कि किस तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्लास्टिक से जुड़े हुए लोग हैं, प्लास्टिक से जुड़े हुए लोग मतलब जो प्लास्टिक से इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी हैं, तो कैसे किस तरीके से प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा रीयूज किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोर प्लास्टिक वी हैव टू यूज दोज प्लास्टिक जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, उसको रिसाइकल करने की बात कही जा रही है। तो उसके क्या इनोवेटिव तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसमें ये डिस्कस हुआ। सेक्रेटरी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के, इनका नाम है निवेदित शुक्ला वर्मा, ठीक है, निवेदिता शुक्ला वर्मा। इन्होंने इनॉग्रेट किया ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑन 4 जुलाई 2024। द इंडियन मार्केट फॉर रिकवरिंग प्लास्टिक इज एक्सपेक्टेड टू रीच $6.9 बिलियन बाय 2033, कि हम इतना कुछ प्लास्टिक से रिकवर कर लेंगे, इतना पर्टिकुलर अमाउंट की प्लास्टिक को, ठीक है। एंड हैविंग ग्रोन वेरी क्विकली, इंडिया इज स्ट्रांगली पुशिंग फॉर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग मेथड, कि हम वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से हम और रिसाइकलिंग मेथड यूज करें जिससे प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कम हो बल्कि उसकी रिसाइकलिंग ज्यादा हो, ठीक है। करंटली अबाउट 60% ऑफ ट्रैश इज रिसाइकल्ड एंड दिस इज मोस्टली डन बाय पीपल वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल नहीं कर रही है, तो लगभग 60% जो ट्रैश है उसको रिसाइकल किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये फॉर्मल सेक्टर नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा हो रहा है। सो कॉन्क्लेव विल शो how more investment and more aware consumers are making trash pickup and recycling better। AIPMA और CPMA की अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन was founded in 1945 एंड ये एक ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एपेक्स बॉडी है इंडिया की प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। एंड केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है इट वॉज सेटअप इन 1993, ठीक है। और ये एक एपेक्स बॉडी है किस चीज की? इंडिया केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर, यानी सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां मिल जाएगा आपको? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 2024 कुड बी वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ईयर एज जून ब्रेक्स रिकॉर्ड्स, ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए समर सोलिस्टिस चल रहा होता है, अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस पर्टिकुलर जो टाइम होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो टाइम होता है, और उससे पहले मई को भी इसमें ऐड कर ले तो लगभग 6 महीने का ये जो टाइम होता है समर सोलिस्टिस समय, इस समय इस बार प्रेडिक्ट किया गया है कि इस साल लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। सबसे गर्म जो ईयर है उसकी तरह कंसिडर किया जा रहा है। और किसकी तरफ से कहा गया? ये यूरोपियन यूनियन को कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। तो ये एक यूरोपियन यूनियन का ही एक पार्ट है जो नॉर्मली
क्लाइमेट में होने वाले जो चेंजेस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं, क्या और तरीके अपनाए जा सकते हैं इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इनके डेटा के अनुसार द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 हैज बीन ब्रूटली हॉट, कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। और ये तो देखा भी जा सकता है, ये आप भी अगर आज के मोमेंट में देखें, जैसे दिल्ली की हम बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस भी जो है वो भी पार चला गया था इस बार। इट इंडिकेट द ईयर इज वेल ऑन इट्स वे टू बिकमिंग द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, की कहा जा रहा है कि सबसे गर्म साल होगा ये। All 6 months of the year have broken temperature records and exceeding pre-industrial average for 1850-1900, कि जो उससे पहले 1850-1900 से पहले जो एवरेज था उस एवरेज को अब क्रॉस कर गए हैं हम, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है और या उससे ज़्यादा टेम्परेचर अब एवरेज पे चल रहा है। मतलब पहले जो एवरेज था उससे हम 1.5 डिग्री ज़्यादा अब एवरेज लेके चल रहे हैं टेम्परेचर में, इंक्रीमेंट में। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ऑलरेडी जिस तरीके से इंसान कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, और अगर हम बात करते हैं एमिशन ऑफ कार्बन एंड अदर हार्मफुल गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, उन सब का रोल है इसमें। सच हाई एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑल्सो ब्रिंग विद देम स्ल्यू ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे क्लाइमेट के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, और एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर भी और एक्सट्रीम क्लाइमेट भी, जैसे कि हीट वेव्स आ सकती हैं, ड्रॉट हो सकता है, फ्लड आ सकता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एज वेल एज इम्पिटस फॉर स्लो ऑनसेट प्रोसेसेस सच एज सी आइस एंड मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज। कि आप देखिए आइस भी जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइस अगर मेल्ट करेगा जल्दी से तो क्या होगा, सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल राइज करेगा तो फ्लड आना स्टार्ट होगा, और जितने आइलैंड कंट्रीज हैं उनको तो सबसे ज्यादा खतरा है डूबने का, राइट। मोस्ट रिसेंट मंथ टू ब्रेक द रिकॉर्ड वाज जून 2024 व्हेन द एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर, एवरेज सरफेस एयर का मतलब कि लगभग 2 मीटर, सरफेस से 2 मीटर तक की जो एयर है, ठीक है, वो क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर देखा गया 16.66 डिग्री सेल्सियस। अब ये मत समझिए कि ये तो कम है, ठंड है, ये एवरेज टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है, राइट, जो कि पहले कम होता था। ये C3S जो है इनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी गई है। मंथ वाज वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 0.67 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द एवरेज ग्लोबल जून टेम्परेचर बिटवीन 1991 और 2020 के बीच में। वार्मिंग इन अंटार्कटिका combined with other weather conditions resulted in sea ice extent being 12% below average, और सी आइस जो है पहले के कंपैरिजन में कम होने लगा है, और इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, वो जल्दी से पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। सो द हाई टेम्परेचर वाज आल्सो एक्कम्पेनिड बाय फ्लड्स इन मेनी रीजन्स इन जून। तो हाई टेम्परेचर का इनडायरेक्टली एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सभी चीजों पे उसका असर देखने को मिलेगा। इन यूरोप मोर देन एवरेज रेनफॉल in Iceland, central and most of the southwestern region. This led to floods in Germany, जिसके कारण जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में फ्लड भी आया। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दिस कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, जिन्होंने ये चीजें हमें प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द 6 थीमेटिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द यूरोपियन यूनियंस कॉपरनिकस प्रोग्राम, कि 6 सर्विसेज में से एक प्रोग्राम है, और ये कॉपरनिकस प्रोग्राम जो है मैनेज बाय द यूरोपियन कमीशन एंड द C3S इसको बोलते हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। तो ये याद रखना है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, यूरोपियन सेंटर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इट इज टू बिल्ड एन यूरोपियन यूनियन नॉलेज बेस इन सपोर्ट ऑफ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन पॉलिसीज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, कि किस तरीके से कम किया जाए ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो हार्मफुल चीजें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, और फिर क्या हम तरीके पॉलिसीज अपना सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लेके, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र बैग्स द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर 2024। महाराष्ट्र को इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल भी, फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है अगर हम बात करते हैं तो, और अब महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है 2024 एंड हैज बीन अवार्डेड टू महाराष्ट्र बाय द 15th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमिटी। तो यह अवार्ड दिया जाता है एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा। 15th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमेटी किसने लेड किया था, बाय फॉर्मर केरल गवर्नर
इसको लीड कर रहे थे केरल के गवर्नर, जो पहले गवर्नर रह चुके हैं और इंडिया के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, पी सथाशिवम। इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट का अवार्ड किसको जाता है? महाराष्ट्र को। ऑन जुलाई 10, 2024 एट अ सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के क्या हैं इस समय? चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनको 10 जुलाई को क्या हुआ? ऑनर किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, 10 जुलाई को ऑनर किया जाएगा महाराष्ट्र के, क्योंकि सीएम हैं इसलिए इनको ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। महाराष्ट्र हैज बीन चोजन फॉर दिस अवार्ड फॉर इट्स इनोवेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल इनिशिएटिव, कि महाराष्ट्र ने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारी इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं। और रूरल इनिशिएटिव का मतलब कि गांव के लेवल पे जाके जो लोगों का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, एग्रीकल्चर में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, हाउ टू यूज फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, वो सारी चीजें का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इनोवेटिव पॉलिसीज और हाई इंपैक्ट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव जो रहे हैं विच हैव लेड टू एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोस्पेरिटी, उसके कारण आज स्टेट में एग्रीकल्चर की कंडीशन काफी इंप्रूव हुई है। अवार्ड एक्नॉलेज महाराष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज फोकसिंग ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फूड सिक्योरिटी, कि किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से हम डेवलपमेंट भी करें। सस्टेनेबल मतलब कि इस तरीके से यूज करें रिसोर्सेज को कि हमारी अपनी नीड्स भी पूरी हो और प्लस हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको प्रिजर्व करके रख सके। और साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी ध्यान दिया है, फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसलिए ये अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया है। और बात करते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया और भी कुछ प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए, उसका भी एक इफेक्ट देखने को मिला है इस चीज में कि लार्जेस्ट बैम्बू मिशन कवरिंग 21 लाख हेक्टेयर्स, कि ये वहां पे लगाने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। रिसेंट बजट पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स टू एस्टैब्लिश ग्रीन बेल्ट स्पैनिंग 1.20 लाख एकर्स, ठीक है, 20 लाख एकर्स। तो अगर हम बात करते हैं तो 1.20 लाख एकड़ के एरिया में ग्रीन बेल्ट बनाने की बात कही गई है। और ग्रीन बेल्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां ग्रीनरी हो, मतलब प्लांटेशन हो और बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में कोलैबोरेट करके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अ टारगेट टू इनहेंस इरिगेशन कैपेबिलिटीज across approximately 17 lakh hectares through the execution of 123 projects की, और इरिगेशन को, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको और कितना इनहेंस किया जाए उसके लिए लगभग 123 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम थोड़ा बहुत बात कर देते हैं तो देखिए स्टेट इंडिया के अंदर महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। बॉलीवुड वगैरह सब कुछ जो है नॉर्मली आपको महाराष्ट्र के अंदर सेटल होते हुए दिख जाएंगे। कंट्रीज जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें 12.92% कंट्रीब्यूशन अकेले महाराष्ट्र का होता है। स्टेट हैज अ पर कैपिटा इनकम हायर देन द नेशनल एवरेज, और पर कैपिटा इनकम में भी बाकी अपने देश की जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे एवरेज हाई है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो हैं वो लगभग 12.1% ऑफ द स्टेट ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। इस समय चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप सीतवाला जो हैं ये जीत गए हैं, और इट इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये जिनसे जीते हैं आडवाणी, पंकज आडवाणी, जो कि बिलियर्ड्स के चैंपियन रहे हैं इंडिया की तरफ से, उनको इन्होंने हराया और दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए कहा गया इट इज ए बैटल ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। और रियाद के अंदर ये जो बिलियर्ड्स का टूर्नामेंट चल रहा था उसको इन्होंने जीत लिया है। सो ध्रुव सीतवाला डिफीटेड पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी बहुत मशहूर प्लेयर हैं बिलियर्ड्स के अंदर और बहुत सारे चैंपियनशिप ये जीते हुए हैं। 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ये इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। कहाँ चल रहा था ये? रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर हो रहा था। एशियन चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स इन रियाद सऊदी अरेबिया फ्रॉम 27 जून टू 5 जुलाई। ये चल रहा है टूर्नामेंट पूरा। एशियन चैंपियनशिप इंक्लूडेड मेंस स्नूकर टीम चैंपियनशिप, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप एंड वुमेन्स स्नूकर चैंपियनशिप की अलग अलग उसमें इवेंट होते हैं। स्नूकर और बिलियर्ड्स एक तरह का ही गेम है लगभग, ठीक है। विक्ट्री रियाद वाज थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर ध्रुव सीतवाला, कि ये इनका तीसरा एशियन बिलियर्ड्स टाइटल है, और इससे पहले लगभग 2 टाइटल वो 2015 और 16 में जीत चुके हैं। अगर हम बात करते हैं पंकज आडवाणी का, तो इनका जो होप था कि तीसरा एशियन मेंस बिलियर्ड टाइटल वो जीते, वो होप इसके साथ खत्म हो गया। पंकज आडवाणी कंसेक्यूटिवली वॉन 2022 और 2023, तो हैट्रिक मारना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जीत जाएंगे। इसी तरह इसी पर्टिकुलर कंपटीशन में हम देखें तो इंडिया की तरफ से अनुपमा रामचंद्रन जो हैं
उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टाइटल जो है वो जीता है, किसको हरा के, पंचाय चन्नोई को हरा के, ऑफ थाईलैंड, जो कि थाईलैंड की थी, ठीक है। और एशियन वुमेन स्नूकर कैटेगरी में इन्होंने ये पहला मेडल अपना जीता, टाइटल जीता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब कुछ हम सेल्फ रिसर्च के टॉपिक, जैसा कि मैं कहता हूं, जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और कंप्लीट करने के लिए ये यूजफुल हो सकते हैं, कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। मार्शल आर्ट्स की बात आ रही है यहाँ पे, भारत के अंदर कौन कौन से अलग अलग फॉर्म है। व्हाट डज सेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी, की हेल्थ पॉलिसी में सेंट्रलाइजेशन क्या मतलब रखता है। व्हाट आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIFs क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी से आप क्या समझते हैं, या जन भारत रंग, ठीक है, ये क्या है। चलिए, अब जैसे कि मैं आपको पता ही है कि डेली जो हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो एक शॉर्ट रिवीजन हम करते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस, कि आपने जो पढ़ा एक रिवीजन हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए, ठीक है। वेयर हैज प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहाँ किया गया है, ब्यूटीफाई करने के लिए, कौन से शहर को ब्यूटीफाई, या यूनियन टेरिटरी, दैट इज न्यू दिल्ली को। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च प्रोजेक्ट परी, तो प्रोजेक्ट परी क्योंकि ब्यूटीफाई कल्चर से रिलेटेड है, तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, अभी कौन है यूनियन मिनिस्टर कल्चर के, तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी हेल्ड इन जुलाई 2024, कहाँ हुआ है, ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। काफी न्यूज आज न्यू दिल्ली से हम कवर कर रहे हैं। कॉपरनिकस प्रोग्राम जो है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो ये मैनेज किया जाता है यूरोपियन कमीशन के द्वारा, यूनियन नहीं, यूरोपियन कमीशन। 15th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमिटी हैज चोजन विच स्टेट फॉर इट्स बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड, यानी बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड किसको दिया गया इस बार 2024 का, ये मिला है महाराष्ट्र को। लार्जेस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स के अंदर, तो किस पर्टिकुलर स्टेट की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसको फाइनेंशियल स्टेट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, दैट इज महाराष्ट्र। हु हैज वॉन 2024 मेंस एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, तो अक्सर हम पंकज अडवाणी का इसमें नाम याद रखते हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, लेकिन इस बार जीते हैं उनके फ्रेंड ध्रुव सीतवाला। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल होंगे। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।